स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। कल और आज का बिहार। समय के प्रवाह पर राजनैतिक, सामाजिक तथा प्रशासकीय मूल्यों का जितना विघटन बिहार में हुआ है, उतना शायद भारत के अन्य राज्यों में नहीं हुआ होगा। इसके मूल में जाने में तो शायद उसकी विशद व्याख्या में एक भारी भरकम पुस्तक ही तैयार हो जाएगी। मुझे याद है, आज से 21 वर्ष पुराना वह समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह तथा अर्थ मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह में मुख्यमंत्री पद के लिए भीषण तनाव उत्पन्न हो गया था और दोनों इस पद के लिए खड़े हो गए थे। समझौता कराने के सारे दरवाजे बंद हो गए थे और रात दिन कैनवसिंग जोरों की हो रही थी। मैं अनुग्रह बाबू के अनुग्रह से अभिभूत था और उनके प्रिय पात्रों में था। मेरे सामने ही बिहार के एक बड़े व्यवसायी रुपए की थैली लेकर वहां पहुंचे और अनुग्रह बाबू के चुनाव खर्च के लिए उसे उन्हें देना चाह रहे थे। तो अनुग्रह बाबू ने उनसे कहा, महाशय, मैं आपके सहयोग की कद्र करता हूं और आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, मगर मुख्यमंत्री पद का चुनाव पैसे से नहीं लड़ा जाता। मुझे क्षमा करें, मुझे रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ बैठे उनके सभी अभिभावक चकित रह गए और बाबू साहब के चेहरे पर फिर वही मुस्कुराहट खिल गई। चुनाव हुआ, श्री बाबू जीते, अनुग्रह बाबू हारे, मगर बाबू साहब के चेहरे पर मलिनता की, द्वेष की कोई भी निशानी नहीं थी। उन्होंने झट मोटर मंगाई और उस पर सवार हो श्री बाबू के निवास स्थान पर गए। उनसे गले मिलकर बधाई दी और फिर लौट आए। प्रेस ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक। गणतंत्र में कभी कभी चुनाव कराना ही पड़ता है, मगर उसके उपरांत मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं, कोई कटुता नहीं। देश तथा पार्टी हित के लिए फिर नए जोश खरोश के साथ राष्ट्र सेवा में भिड़ जाना चाहिए। लोग अवाक हैं, मगर जो महान है वह अपनी महानता से हमारी लघुता को नाप लेता है। मगर आज हर मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद ऐसा वातावरण दूषित हो जाता है कि कुछ न पूछिए। पार्टी में बिखराव तो आता ही है, मगर उसी दिन से नई पार्टी बंदी, नई किलेबंदी शुरू हो जाती है। और आज नए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ नहीं कि कल ही से उसे गिराने के लिए योजनाएं बनने लगती हैं। और जो मुख्यमंत्री 100 दिनों तक रह गया तो वह अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। ऐसी परिस्थिति में यदि राज्य में अस्थिरता क्या सरकारी और क्या गैर सरकारी इलाकों में व्याप्त हो गई है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री बाबू 16 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और आज की हालत सर्वविदित है। कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं कि वह एक बार 5 वर्षों की अवधि भी पूरी कर ले। जनता पार्टी सरकार के समय भी यह अस्थिरता बनी रही और इसका बड़ा बुरा प्रभाव राज्य के प्रशासन पर पड़ता गया। 1937 तथा 46 में कांग्रेस या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता कंधे पर सत्तू की पोटली लिए गांव-गांव घूमकर चुनाव का प्रचार करते रहे। 6 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 1952 में खाना और कपड़े कार्यकर्ताओं को देने पड़े, मगर 1957 में परिस्थिति और बिगड़ गई। इनके अलावा सवारी तथा उनके जेब में पैसे भी रखने पड़ते और जातीयता इतनी बढ़ गई कि जाति के नाम पर सीटें बंटने लगी। जहां ठाकुर वोट ज़्यादा हो वहां ठाकुर प्रत्याशी हो, जहां भूमिहार क्षेत्र हो वहां भूमिहार। वैसे ही ब्राह्मण, यादव, महतो, कुर्मी प्रत्याशी फिट किए जाते। अब यह शक्ल हर पार्टी में उभरी। हरिजन सीट तो उन्हीं के लिए सुरक्षित थी ही,
यह बात अवश्य कह दूं कि यह बीमारी 1992 में फैलना शुरू हो गई थी और मुझसे एक दिन पूज्य जयप्रकाश जी ने भी कहा, हमारी पार्टी में भी जाति के नाम पर कुछ सीटें बंट रही हैं। 1962 में तो हर पार्टी में जाति के नेता उभर आए और नेताओं को जाति की बुनियाद पर ही सीटें बंटी, यानी कहाँ जाति को इतनी प्रतिशत सीटें मिलें और कहाँ जाति को इतनी। सिद्धांत ताक पर गए, पार्टी प्रोग्राम को दरकिनार किया गया और कोई भी प्रत्याशी चांस लेने को तैयार नहीं। फिर बूथ कैप्चर करके सत्ता हथियाने का नया तरीका खोज निकाला गया। पोल अफसर को पैसे देकर भोर होते होते गांव भर के वोट मुहर मारकर एक ही आदमी के लिए डाल दिए गए और जो लाइन में आकर खड़ा हुआ वह टका सा मुंह लिए लौट गया। उसका वोट पड़ चुका है। 1967 में कांग्रेस अपने ही किए बोझ से दबकर हार गई और लोहिया जी ने अपने व्यक्तित्व के जोर पर संवित सरकार बनवा ली। हर घटक को अपने जीते वोटों की संख्या पर मंत्रित्व के हिस्से मिले और अब जिगर के टुकड़े नाम पर बिहार में नए गिरोह का जन्म हुआ जो वोट गिरवाने में नेताओं की सहायता करते और स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिलचस्पी ना दिखाकर किसी तरह डिग्री हासिल करने के लिए इम्तिहान के समय चोरी करने के अनेक हथकंडे अपनाने लगे। कहीं लाउडस्पीकर पर सवालों के उत्तर लिखाए जाने लगे, कहीं पैसे छींट कर गार्जियन चिट पुर्जे द्वारा जवाब भेजते। शिक्षक भी इसी बहती गंगा में कूदकर पैसे बनाने लगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई गौण हो गई और शिक्षकों के घर पर क्लास लगने लगे और पैसे का टकसाल खुल गया। अब तो वह बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इम्तिहान एक मखौल हो गया है और डिग्रियां भी बिकाऊ हो गई हैं। परीक्षा लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अब आ गई है और पुलिस की निगरानी में बिहार में इम्तिहान होते हैं। इतने लोग पास हो रहे हैं और आबादी इतनी बढ़ रही है कि बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबको रोजी रोटी कोई भी सरकार तो दे नहीं सकती। बस परिस्थिति यह है कि एमए बीए पास लड़के भी चपरासी की नौकरी कर रहे हैं और वहाँ नहीं खपते तो रात में डकैती करते हैं और हर एक के पास गांव के लोहार द्वारा बनी पिस्तौल साथ रहती है और जब जी चाहा गोली चला दी। पुलिस अंग्रेजी राज की परंपरा से पहले ही से दबी थी और जब नेता जाति के बनने लगे तो प्रशासन भी जाति की बुनियाद पर खड़ा हुआ। जिस जाति का मुख्यमंत्री हो उसी जाति के प्रशासक भी मुख्य स्थानों पर बिठाए गए और ट्रेनिंग अकादमी में दी हुई शिक्षा को ताक पर रखकर उन्हें जातिवाद की नई शिक्षा व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करने को दी जाने लगी। जाति के आधार पर जो मंत्रियों का नया क्लैन बना उसने अपनी जाति के प्रशासकों द्वारा पैसे बनाने का नया रास्ता खोल दिया, जिस पर कांग्रेसी सरकार की तरह संवित सरकार भी चलने लगी। जनता को जहां कांग्रेसी सरकार से मोहभंग हुआ था वहां उसे संवित सरकार से बहुत ईमानदारी की अपेक्षा थी। सभी पुरानी लीग के ही राही बन गए। 7वें दशक में तो सब मूल्यों की लीपापोती हो गई। अब बूथ हथियाना खुलेआम बात हो गई और जब हर पार्टी ने उसे चुनाव जीतकर सत्ता में आने का एकमात्र रास्ता मान लिया तो सभी ने सजा पाए अपराधियों को छोड़ दिया। खुलेआम बूथों पर गोलियां चल जाती हैं, पुलिस सहमी सी खड़ी रहती, पोलिंग अफसर भी अपनी जान बचाने के लिए सारी कड़ाई ढीली कर देता और चुनाव में जो बूथ संभालते वह उसके उपरांत गांव में चोरी डकैती करते। यदि पुलिस उन्हें केस में पकड़ती तो कोई राजनेता उसे अपना आदमी कहकर ऊपर नीचे एक कर उसे छुड़वा लेता। पुलिस सहम जाती है और जनता तबाह हो रही है। आखिर वह किससे फरियाद करे? घूस का बाजार वैसे ही सरकारी तथा अर्ध सरकारी या स्वशासी संस्थानों में गर्म है। कोई भी सरकार उसे बंद करने में सक्षम न रही। अब यह एक सामाजिक समस्या बन गई है। इसी समस्या से जुड़ गई है दहेज की समस्या।
यदि सभी रुपए गैर कानूनी तरीके से कमा रहे हैं तो बेटे के बाप समझते हैं कि उसमें उनका भी हिस्सा है। इसमें ईमानदार व्यक्ति मारे जा रहे हैं और उनकी बेटियां चिता की बलिवेदी पर चढ़ रही हैं। उधर बिहार में आईएएस बेटों का रेट 12 लाख तक, आईपीएस का 6 लाख तथा उसी तरह घटते घटते एक मामूली क्लर्क की शादी में बेटे के बाप को 1 लाख नगद और टीवी, फ्रिज, स्कूटर आदि के रूप में मिल जाता है। नक्सलाइट समस्या भी वर्ग संघर्ष तथा ज़मीन से जुड़ी हुई है। यह बड़े काश्तकार तथा खेतिहर मजदूर के संघर्ष की लड़ाई है। यह कुछ लॉ एंड ऑर्डर समस्या से नहीं जुड़ी है। सरकार और हर पार्टी के राजनेता इन हत्याओं के लिए पुलिस को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि देश की राजनीति अब बड़े बड़े काश्तकार संभाले हुए हैं। मजदूर वर्ग इन भूमिपतियों को अभी राजनीति से उखाड़ नहीं सका है। सत्ता भूमिपतियों के हाथ में है। धन तथा अन्न उपार्जन मजदूर करते हैं, मगर वे इस धन के हिस्सेदार नहीं बन पाते। हालांकि ट्रैक्टर तथा खाद के मेल से अन्न का उत्पादन पिछले 40 वर्षों में बहुत बढ़ गया, मगर उससे कमाया हुआ धन भूमिपतियों की तिजोरियां भर रहा है। खेत मजदूरों की गरीबी दूर करने में नहीं आता, और यह इस प्रांत की सबसे बड़ी विडंबना है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।